नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। एवरीवन, मैं लकी नेमा आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं वोकेशनल एजुकेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का कक्षा 9 की फर्स्ट यूनिट, इकाई फर्स्ट, जो है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मूल बातें। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। विद्युत के 2 पार्ट में यदि कहें तो 2 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। हम जो घरों में जो भी उपकरण यूज़ करते हैं, जैसे पंखा, कूलर, बड़े बड़े उपकरण, इनमें जो ऊर्जा हो, विद्युत यूज़ होता है, वो एसी करंट यूज़ करते हैं। और जो जैसे लैपटॉप वगैरह में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगी हुई एक सर्किट बोर्ड होता है, वो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके लिए हमें बहुत ही कम करंट की आवश्यकता होती है, जो होती है डीसी करंट। तो इस तरह से जो कंपोनेंट एसी पे काम करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, और जो डीसी करंट में काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन बात होती है विद्युत, बिजली, उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का परिचय, इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। मतलब कि एक ऊर्जा को हम बिजली में किस तरह से परिवर्तित करते हैं, यही हम ऊर्जा रूपांतरण में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम बिजली की बुनियादी अवधारणाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक समाज में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे आसपास लगभग सभी उपकरणों जो बिजली पर काम करते हैं। बच्चों, आप यदि अपने आसपास से यदि देखना स्टार्ट करें तो आपको हर जगह बिजली का कोई ना कोई छोटा या बड़ा उपकरण दिखाई देगा जो बिना बिजली के ना चलता हो। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बिजली से चलती हैं। आज के समय में हम बिजली के बिना अपनी लाइफ को काफ़ी अधूरी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे काम हम क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बिजली पर निर्भर होते जा रहे हैं। यदि थोड़ी देर के लिए यदि बिजली चली जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। गर्मी का टाइम हो, ठंड का टाइम हो, कोई भी समय हो, यदि बिजली नहीं होती है तो हमारे काफ़ी काम रुक भी जाते हैं। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आते जा रही हैं तो उस तरह से हमारा जो डिपेंडेंसी है बिजली के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये एक ऐसा साधन है आज के टाइम में जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। यदि बच्चों आप अपने घर में आसपास में यदि देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे उपकरण दिखाई देंगे जो बिजली से चलते हैं, जिनको आपने देखा है। आप यदि उन पे ऑब्जर्वेशन करें तो आप पाएंगे कि हाँ, हमारा आसपास का पूरा वातावरण इलेक्ट्रिसिटी के उपकरणों से घिरा हुआ है और हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। जैसे कि पंखा, कूलर, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, एसी, टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो जो मशीनें होती हैं, जैसे सिलाई की मशीनें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक होने लगी हैं, वॉशिंग मशीन्स और बहुत सारे उपकरण। जैसे इस पिक्स में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे उपकरण हैं जो कि बिजली की सहायता से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यदि हम देखें तो कहाँ कहाँ उपयोग आता है, आप जरा सोचें तो कहाँ कहाँ। यदि आप अपने घर से स्टार्ट करें तो घरों में तो करते ही, उसके बाद अस्पताल, कार्यालय, स्कूल, खाद्य भंडारण, बैंकों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, आप जैसे जैसे सोचते जाएंगे आपको हर एक क्षेत्र में बिजली का उपयोग होता हुआ आप पाएंगे।
जब भी आप बैंक जाते हैं आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयर होते हैं वो कंप्यूटर पे काम करते होते हैं, वहाँ पे पंखा लगा होता है, वहाँ कूलर लगा होता है। और यदि ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोग कंप्यूटर्स में काम करते हैं। यदि आप स्कूल में आते हैं तो वहाँ भी आपने लाइट्स देखी होंगी, पंखे देखे होंगे। तो इसका मतलब यदि हम घर पर हों या घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आस पास हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से घिरे हुए होते हैं। तो अब हमें समझ में आया, यदि आप अपने आसपास देख रहे हैं तो आप पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। तो अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को तो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो अब इलेक्ट्रिसिटी को आप समझेंगे कैसे? तो चलो अब हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। बिजली विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रवाह से जुड़ा भौतिक घटनाओं का समूह है। ये विद्युत आवेश के फॉर्म में होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली कई तरह के जाने माने प्रभाव होते हैं, उनसे पैदा की जाती है, जैसे प्रकाश, स्थैतिक बिजली, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आदि के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब इसमें यदि आप कहेंगे प्रकाश, तो जो सूर्य है उसके पास भी एक एनर्जी होती है, ठीक है, तो उससे हमें लाइट मिलती है, उसके द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। स्थैतिक बिजली, जब हम अभी आगे के वीडियो में हम स्थैतिक बिजली को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब घर्षण करते हैं, दो चीज़ों के बीच में रगड़ उत्पन्न करते हैं, जैसे हमने अपने हाथों को यदि रगड़ा तो हमारे हाथों में दोनों हाथ आपस में चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो या फिर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यदि आप किसी कंघी को किसी ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों में चार्ज जाता है, तो यही जो चार्ज उत्पन्न होता है यही एक स्थैतिक बिजली होती है, जब तक ये जुड़ता नहीं है, किसी चीज़ से टच नहीं करता है। यदि हम इसे छुएंगे तो इससे हमें करंट लगता है, यही स्थैतिक बिजली का उदाहरण है। अब ये अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझिए। तो चुंबक के माध्यम से या किसी चालक तार को चुंबक के मध्य रखते हैं या धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक प्रेरण की क्रिया द्वारा भी बिजली का उत्पन्न किया जाता है। यदि सबसे अच्छा यदि हम बिजली का उदाहरण देखें तो वो है आकाशीय बिजली। जो तूफानी बादल होते हैं उनके मध्य जब टकराव होता है तो बिजली उत्पन्न होती है, जिसे आप इस पिक्स में देख भी सकते हैं। क्या हो रहा है, जो जब बरसात का टाइम होता है, बादल बनते हैं तो उनमें घर्षण होता है, आपस में वो टकराते हैं, तो क्या होता है उनमें चार्ज बनने लगता है, तो बादलों में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, जब उन दोनों में आपस में रगड़ होती है तो बिजली उत्पन्न होती है। अब बादलों में कभी नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नीचे धरती में जब कहीं कोई धातु या फिर आदमी से उसका संपर्क होता है, जब दोनों मिलते हैं, इसमें देखें तो ऋण आवेश, ये जो नीचे तार है वो पॉजिटिव आवेश है, दोनों आपस में जब मिल रहे हैं तो इसमें एक तड़प आपको दिखाई दे रही है, तड़ित दिखाई दे रही है, तो यही तड़ित ही बिजली है। और जो जिसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा एनर्जी होती है। तो मैंने अभी जितने भी बार आपको बता रही हूँ तो हम उसमें शब्द का यूज़ कर रहे हैं जो ऊर्जा, जिससे हमें ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये एक ऊर्जा का रूप है। तो यदि ऊर्जा है तो क्यों ये ऊर्जा है, क्योंकि हमने पढ़ा है और हम ये देखते भी हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जाती है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है और किया जाता है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, तो मतलब कि ये किसी ना किसी ऊर्जा को परिवर्तित करके हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा में बनाया है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, तो देखें कि कौन कौन से जो ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम बिजली में बदल सकते हैं। तो होती है थर्मल ऊर्जा, हाइडल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा मतलब कि ताप के द्वारा भाप उत्पन्न की जाएगी और उसको बिजली में बदला जाएगा, तो वो थर्मल ऊर्जा कहलाएगी।
और हाइडल ऊर्जा, हाई मतलब जैसे हाई से क्या समझ में आता है कि किसी ऊंचे स्थान में वहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है और उससे ऊर्जा बनाई जाती है, तो वो हाइडल ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब कि जो सूर्य के पास जो ऊर्जा है उसका उपयोग करके बिजली में बनाएंगे। पवन ऊर्जा, पवन तो हम सभी जानते हैं, जो हवा चलती है वो भी एक ऊर्जा है, तो वो पवन ऊर्जा हुई। परमाणु ऊर्जा, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को हम बहुत अच्छे से और डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उस पे जो ऊर्जा होती है, किस तरह से परमाणु से भी ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इन हमने देखा कि ऊर्जा के तो बहुत सारे रूप होते हैं, तो इन ऊर्जा जो ये ऊर्जा होती है इनको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो मतलब कि क्या हुआ, हाइडल ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनाएंगे, सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनाएंगे, पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनाएंगे, परमाणु ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनाएंगे, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और थर्मल ऊर्जा को भी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। तो अब हम वन बाय वन एक एक ऊर्जा को देखेंगे कि हम उसके इस रूप को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तित करेंगे। एक एक ऊर्जा के हम का रूपांतरण करेंगे और उसके एक रूप को बिजली के दूसरे रूप में परिवर्तित कर बिजली का उत्पादन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जल के द्वारा किस तरह से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, आपने बहुत सारे बांध देखे भी होंगे। जब नदियों में पानी होता है या फिर बांध में नदी का पानी इकट्ठा किया जाता है, जब नदी में पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है, तो उसके पास होती है गतिज ऊर्जा। लेकिन हमें बहुत सारा पानी इकट्ठा करना है, क्योंकि नदियों में पानी कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे कहा जाता है बांध। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब हमें इसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊंचे स्तर पर बांध बनाए जाते हैं और पाइप के माध्यम से इस पानी को तेज गति से छोड़ा जाता है। तो क्या होता है, ये पानी की जो स्थितिज ऊर्जा होती है अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब नीचे स्लेब पर हम एक टरबाइन लगा देते हैं। जब पानी इस टरबाइन पे गिरता है तो इस पानी की गतिज ऊर्जा के कारण वो घूमने लगता है। जब टरबाइन घूमता है तो उसके साथ हमें एक जनरेटर जोड़ दिया जाता है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे हमने बांध दिखाया है जिसमें पानी भरा हुआ है, फिर एक पाइप के माध्यम से हम पानी को छोड़ रहे हैं, जो क्या होता है एक टरबाइन से आके टकराता है। टरबाइन घूमने लगा जिससे जुड़ा जनरेटर भी घूमने लगा। जब जनरेटर घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को तारों के माध्यम से स्टेशंस बनाए जाते हैं, वहाँ पहुँचाई जाती है। बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, काफ़ी मात्रा में बिजली इकट्ठी की जाती है। फिर ट्रांसमिशन तारों के माध्यम से सब स्टेशंस होते हैं, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर के माध्यम से फिर घरों तक पहुँचाई जाती है। ये पूरा एक पावर ग्रिड कहलाती है। अब दूसरी ऊर्जा है सौर ऊर्जा। तो अब हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सौर ऊर्जा का क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं। अर्धचालक या हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। छोटे छोटे सेल होते हैं, उससे एक पूरा पैनल बनाया जाता है। उस पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई वो होती है डीसी करंट। अब कहेंगे, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि डीसी करंट ये क्या है। तो दो प्रकार की करंट होती हैं, डीसी करंट और एसी करंट, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा मैं बताती हूँ। डीसी करंट जो बहुत कम छोटे छोटे उपकरणों को चलाने के काम आती है, में उपयोग हम करते हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट जो घरों में उपयोग होती है, डीसी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक इन्वर्टर एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से उस डीसी करंट को हम एसी करंट में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग हम घर में कर सकें। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझते हैं।
ये सूर्य है जिससे रोशनी सोलर पैनल पे पड़ रही है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बन रही है, जिसे हम चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से बैटरी पे एकत्रित कर लेते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम इन्वर्टर की सहायता से उससे घर पर उपयोग करने वाली एसी पावर पर परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से सौर ऊर्जा को हम हमारे घर पे उपयोग करने वाली एसी पावर पर बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पवन ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। इस विधि में क्या होता है, वहाँ पर ऐसे सभी जगह नहीं लगाई जाते हैं, ऐसे क्षेत्र देखे जाते हैं जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े टावर में एक फैन लगा होता है। वो पवन के द्वारा जब वो फैन घूमता है तो उसमें एक टरबाइन लगा होता है। जब वो हवा उस टरबाइन से टकराती है तो वो फैन घूमते रहते हैं। जब वो घूमते रहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जनरेटर घूमता है, और जनरेटर के घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आप इसे इस चित्र के माध्यम से समझें। देखिए, इसमें यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, उसी के पीछे विंड टरबाइन लगा हुआ है। जब हवा उसमें पड़ रही है तो वो टरबाइन लगातार घूम रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमता है, जिससे कि विद्युत का उत्पादन होता रहता है, जिसको ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। और फिर नेशनल ग्रिड, या ये हमारी पावर ग्रिड्स कहलाती हैं, पूरा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होते हैं, इसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हुए ये बिजली आगे पहुंचती है और हमारे घर तक आती है। तो इस तरह से पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे हमने परिवर्तित किया ऊर्जा को। अब हम देखते हैं अगला कि नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलेंगे। इसमें जैसे हमने बात की है कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो एक पदार्थ होता है, एक तत्व होते हैं यूरेनियम और थोरियम। नाभिकीय विद्युत में हम इन तत्वों का उपयोग करते हैं। इसमें एक नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया कौन सी? तो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसको आप अच्छे से यदि ये क्रिया को समझें तो जो सूर्य द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो यदि नाभिकीय संलयन द्वारा करते हैं तो ये थोड़ा सा काफ़ी खतरनाक भी होता है। लेकिन हमारे जो वर्तमान में जो विद्युत उत्पादन वो अधिकतर किया जाता है वाणिज्यिक संयंत्रों में, वो नाभिकीय विखंडन द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है परमाणु में, जिससे कि उसका नाभिक टूटकर दो समान द्रव्यमान के परमाणु में टूट जाता है, और जब वो आपस में टकराते जाते हैं तो उनके और विखंडन होते जाता है परमाणु का, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस जो ऊर्जा उत्पन्न निकलती है उससे पानी को बॉयलर्स में गर्म किया जाता है, और जो भाप बनती है उसको टरबाइन में डाला जाता है। आप इस तरह से चित्र में देख सकते हैं कि जब नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो वो इस तरह के टावर बने हो, इस तरह का सिस्टम होता है। तो यदि आप चित्र के माध्यम से समझें तो यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब इस ऊर्जा को बॉयलर पर दिया जाता है तो वहाँ पे जो पानी है वो भाप बन जाता है, और जब इस स्टीम को हम इससे जुड़े हुए टरबाइन पे डालते हैं तो टरबाइन घूमने लगता है, और जो पानी है वो ठंडा होके वो पानी बन जाता है, और यहाँ पे जो हमारा ये टरबाइन है उसके द्वारा जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमने लगता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसी ऊर्जा की हमारी बिजली कहलाती है, और इसी बिजली को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू घरों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हमारी नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ। अब हम देखते हैं कि भूतापीय विद्युत ऊर्जा, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, भू मतलब कि पृथ्वी, और ताप मतलब कि पृथ्वी का
ताप की कुछ बात है। तो इस बात विधि में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ देखा जाता है कि पृथ्वी के लगभग यदि 2.5 किलोमीटर्स नीचे जहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान वाले गर्म पानी का बड़ा मात्रा में संग्रह होता है। ऐसी जगह से गर्म पानी से जो बनने वाली भाप होती है, वहाँ पे हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं पूरा, और उस भाप को टरबाइन में डाला जाता है जो इसे घुमाती हैं, और इस टरबाइन से जुड़े जनरेटर भी घूमता है जो उसको विद्युत में उत्पन्न करता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझें। देखिए, ये जो नीचे लाल कलर से दिखाई दे रहा है, ये है हमारा गर्म पानी का संग्रह। आप इस संग्रह को देखेंगे तो ये पाइप के माध्यम से यहाँ से भाप आ रही है। जब ये टरबाइन से टकराती है तो ये टरबाइन घूमने लगता है और इससे जुड़ा हुआ जनरेटर घूमने लगता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है और ये ट्रांसमिट करती जाती है। यहाँ पे जो टरबाइन में जो भाप डाली जाती है, उस भाप को स्टीम को हम इकट्ठा कर लेते हैं और कंडेंस कर लेते हैं, जिससे वो फिर से पानी में बदल जाता है और उसे फिर से धरती के नीचे छोड़ दिया जाता है। और नीचे फिर उतनी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो पानी जाता है तो वो फिर से भाप में परिवर्तित होते जाता है। तो इसमें पानी का हम यूज़ करते हैं और वो वेस्ट नहीं जाता है, वो फिर से धरती के अंदर छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और भूतापीय मतलब कि पृथ्वी के तापमान का उपयोग करके हम उसको विद्युत में बदल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया भूतापीय विद्युत ऊर्जा। अब वो भूतापीय था, अब देखते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा। इसमें हमारे जो जैसे कि कोयला वगैरह होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। इसे आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कोयला वगैरह को जलाया जाता है और एक पाइपों के माध्यम से पानी दिया जाता है। तो जब ये ऊष्मा मिलती है तो वो पानी क्या होता है, भाप में बदल जाता है। इस स्टीम को टरबाइन में डाला जाता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमने लगते हैं और टरबाइन घूमते हैं तो क्या होता है, जनरेटर घूमता है और जनरेटर घूमता है तो उससे बिजली का निर्माण होता है। और यही स्टीम को हम कंडेंस करके उसे वाटर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पानी का वेस्ट नहीं होता है। और जो बिजली का निर्माण होता है उससे हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके माध्यम से वो बिजली घरों तक पहुंचाई जाती है। अगला हम देखते हैं जो तापीय ऊर्जा होती, तापीय ऊर्जा में हमने देखा कि जैसे कोयला हुआ, दूसरे भी हम जैसे ऑयल वगैरह का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि ऊर्जा में बदला जा सके। अगला है बायोमास से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। इसमें क्या होता है, बायोमास मतलब कि पेड़ पौधे और या फिर घरों से जो अवशेष निकलते हैं वो बायोमास में आते हैं। इनसे ईंधन तैयार किया जाता है और इन्हीं ईंधन को जलाकर ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो बायोमास है उससे कंडेंसर चेम्बर में जलाया जाता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। उनके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है कि जब जलाया जाएगा तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होगा तो उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। फिर उस ऊष्मा को बॉयलर में दिया जाता है जिससे कि भाप निकलती है। इस भाप को टरबाइन में दिया जाता है और इस टरबाइन घूमने लगती है और जनरेटर के माध्यम से एसी पावर का जनरेशन किया जाता है। और जो भाप होती है उसको कंडेंसर के माध्यम से फिर से ठंडे पानी में बदल दिया जाता है। इस तरह से जो बायोमास के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और अब हम अगला देखते हैं जौरीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन। जौरीय, आप समझ रहे होंगे कि ये समुद्र की कहीं ना कहीं बात हो रही है। क्या होता है, आपको पता है कि समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। तो जब ज्वार का समय होता है तो पानी बांध में समुद्र की ओर आता जाता रहता है। तब वाटर टरबाइन घूमता है और इससे जुड़े जनरेटर के घूमने के कारण विद्युत का उत्पादन होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझें तो जब हाई टाइड का टाइम, ज्वार का टाइम होता है तो बांध से पानी छोड़ा जाता है
तब हाई टाइड का टाइम आता है तो क्या होता है, हाई टाइड वाले से वाटर का फ्लो होता है जिससे कि टरबाइन घूमने लगता है और उससे जुड़े हुए जनरेटर की सहायता से बिजली का उत्पन्न की जाती है। और यदि देखें तो और आपने डीजल जनरेटर देखे होंगे जिनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और रासायनिक, अब हम ये है सेल से भी, इसमें क्या होता है, सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, बहुत बड़े मात्रा में नहीं, छोटा मैंने इसमें आपको ये बताने की कोशिश की है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो सेल में क्या होता है, एक ये शुष्क सेल है, इसमें एक कार्बन छड़ होती है, जिंक का पात्र होता है और उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिक्सचर भरा हुआ होता है। तो इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसी रासायनिक अभिक्रिया, जब हम इसे तार और एक बल्ब से जोड़ते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बिजली में बदलती है और इसके द्वारा जो करंट बनती है वो हमारी डीसी करंट होती है। ठीक है। तो जो छोटी छोटी एलईडीज वगैरह जो जलती हैं वो इसी के द्वारा, और ये शुष्क सेल का हम उपयोग जैसे घड़ी, क्लॉक वगैरह में यूज़ किया जाता है, बच्चों के खिलौनों में की जाती है, तो उसमें जो बिजली बनती है वो डीसी करंट बनती है। तो अब हमने बिजली के उत्पादन के काफ़ी सारे तरीके देखे, सौर ऊर्जा द्वारा, पवन ऊर्जा द्वारा और तापीय ऊर्जा द्वारा। तो आप इनके कॉपी में लिखें कि हमने बिजली के कौन कौन से स्रोत पढ़े, और बच्चों आप घर पे इस बात पे भी विचार कीजिएगा कि इनमें से नवीकरणीय और गैस नवीकरणीय कौन कौन से हैं। तो आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, जो नवीकरणीय होते हैं उसमें कौन से आएंगे, जिनका हम बार 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 कभी भी उपयोग करें लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। और गैर नवीकरणीय में कौन से स्रोत आएंगे, जिनको एक निश्चित समय के बाद, या हम समय उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन एक निश्चित समय बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वो गैर नवीकरणीय में आएंगे। तो आप इस पर विचार कीजिए और जितने भी अभी हमने तरीके पढ़े हैं उनको नवीकरणीय और गैस नवीकरणीय स्रोत में अलग अलग कीजिएगा। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, हमने आज सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी का परिचय और ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण मतलब कि किसी भी ऊर्जा को बिजली में किस तरह से बदला जा सकता है। ठीक है। और हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और इसका उत्पन्न हमने इसका भी उत्पन्न पढ़ा कि हमने इसका उत्पादन कैसे किया। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमने उत्पादन कर लिया है उसका कैसा रूप होता है, ऐसा क्या गुण होता है कि उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, और कौन कौन से पदार्थ होते हैं, बिजली के क्या प्रकार हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।